फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 2 में आ गए हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 मिस कर दिया हो जहां पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा आज का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर आपके एग्जाम में डेफिनेटली 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा टॉपिक होने वाला है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चलती है यहां पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने। अब आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और आप लोग हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग क्या डालिएगा सर जी? हेडिंग डालिए आप लोग सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आपका पूछा ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर में आपको मेनली यही पढ़ना होता है। अब देखिए सॉल्यूशन आपके लिए दो टाइप का होता है। देखिए आगे आपको बहुत सारा मेथड्स होगा, लाइक आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, होमोजेनियस होता है, लीनियर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन आपके लिए दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा बताइए? पहला आपके लिए हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये बात को ध्यान रखिएगा, पहला आपके लिए जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बताइए? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दो टाइप का आपका सॉल्यूशन है, ये दोनों आपको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपका कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताइए। तो चलिए मैं यहां पर सपोज करता हूं कि आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका मुझे ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। तो ऑर्डर क्या होता है बताइए? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा और ऑर्डर का पावर कितना? 1 है। ठीक है, तो आपका डिग्री 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपका जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। अब सपोज कीजिए कि ये आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका क्या गिवन है, यहां पर सॉल्यूशन गिवन है दो टर्म में। पहला सॉल्यूशन क्या गिवन है आपका कि y इज इक्वल टू mx प्लस c गिवन है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 लिख रहे हैं। तो क्या दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नजर में आ रहा है कि या फिर दोनों सेम टू सेम है? देखिए दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। आप अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का इक्वेशन है, दोनों है। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, देखिए यहां पर m और जो आपका c है ये क्या है, इसको आप लोग बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, वापस रिपीट करूंगा, इसको क्या बोलते हैं? जो यहां पर m और जो यहां पर c है इसको आप लोग बोलिएगा आर्बिटरी कांस्टेंट बोलिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, यहां पर देखिए हमने m का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5 ये हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि लेट, आप लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि लेट 3 इज इक्वल टू 4? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। पर ध्यान रखिएगा यहां पर जो हमारा m है हम लोग क्या कर सकते हैं, m की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 1 2 10 12 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। यहां पर क्या किया कि हमने m और c का जो वैल्यू है वो हमने फिक्स कर दिया, बट यहां पर देख पा रहे हो यहां पर m और c का वैल्यू हमने फिक्स नहीं किया है, तो उसकी जगह कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो मैंने ये वाला आपको एग्जांपल दिया यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि वो आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करता है। ठीक है, और जो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या हो गया, देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट है उसमें कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे दिया, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और एग्जांपल देता हूं, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि सपोज कीजिए कि आपका कोई इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू a, यहां पर a है और यहां पर सपोज की cos है और यहां पर आपका x प्लस पाई बाई 2 है। मान के चलिए कि सॉरी x प्लस आपका b है। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये आपका कोई y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और मान के चलिए कि आपका एक और y इज इक्वल टू 5
कोस एक्स प्लस आपका यहाँ पर पाई बाई 2 है। आप बताइए यहाँ पर कि कौन सा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है और कौन आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपका आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करता है। तो यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर बी है, मतलब क्या हो गया, ये आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और जो आप नीचे देख पा रहे हो देखिए यहाँ पर ए की जगह हमने 5 लिख दिया, बी की जगह पाई बाई 2 लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या सभी बच्चे को डिफरेंस क्या होता है जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो क्या अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। देखिए इसका जरूरत क्या, चलिए मैं आपको, देखिए सीबीएसई ने क्या किया है कि अगर आप 2021 के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा सीबीएसई ने आपका फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को डिलीट कर दिया था। बट ध्यान रखिएगा मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखिए जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट करूंगा। सपोज मैं आपके लिए कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन ले रहा जो हमने ऊपर लिया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने क्या लिया था, कोई एक जनरल सॉल्यूशन लिया था। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोग पढ़ते तो उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, देखिए कि आप लोग जनरल सॉल्यूशन का जो हमारा कांस्टेंट है, जो आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसको आप लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जनरल सॉल्यूशन में जितना भी आपका आर्बिटरी कांस्टेंट होता है उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आपका क्या होता है बताइए, वो आपका जो कांस्टेंट होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, वो आपका रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 9.2 में गिवन है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, बताइए कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपका आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ये आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करना, एलिमिनेट करना है, तो जितना आपका आर्बिटरी कांस्टेंट होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए टोटल आपका आर्बिटरी कांस्टेंट कितना, 1 + 1 2 है। तो आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपका दोनों कांस्टेंट रिमूव हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आपका y डैश आ जाएगा, और यहां पर m कांस्टेंट है तो आपका बाहर आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1 होता है, बिल्कुल होता है। और c आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारा एक कांस्टेंट हट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हमारा जो m है ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसका भी हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो y डबल डैश क्या आ गया बताइए, 0 आ गया। तो देखिए हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या हो गया, m भी हट गया और c भी हट गया। तो यही हमारा क्या हो जाता बताइए, जनरल सॉल्यूशन का जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो हमने एलिमिनेट कर दिया है डिफरेंशिएट करके। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, मैंने आपको बताया m और c आपका क्या होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट, या फिर कुछ भी हो सकता है, m की जगह a b c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया देखिए ये आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर क्या गिवन है, फोर्थ ऑर्डर, और यहां पर आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको जस्ट बताया, पहले आप बताइए कि फोर्थ ऑर्डर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। आपको पता होगा फोर्थ ऑर्डर मतलब क्या हो गया, आपका y⁴ आपका डैश रहेगा, मतलब कि 4 बार हमने डिफरेंशिएट किया है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जितना आपका आर्बिटरी कांस्टेंट होता है जनरल सॉल्यूशन में उतना बार हम लोग डिफरेंशिएट करते। देखिए यहां पर फोर्थ ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना होगा बताइए, ऑब्वियस है कि 4 ही होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि 4 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा तो मतलब हमें 4 बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका ऑर्डर हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या पहला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, यहां पर वही पूछा गया है इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो क्या बोला गया, यहां पर वापस से आपको नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट पूछा गया है, और किसके लिए पूछा गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है, और ऑर्डर क्या गिवन है, थर्ड ऑर्डर है। तो क्या इसका आंसर 3 हो जाएगा? आप लोग सोचिए सोचिए सोचिए, जी बिल्कुल नहीं, आपका आंसर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां पर क्या बोला गया है,
पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था, ऊपर देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बताइए, जहां पर आपका आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आपका आर्बिटरी कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो आपका चाहे आपका 10th ऑर्डर का हो, 3rd ऑर्डर का हो, 4th हो, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिटरी कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि यहां से जो आपका मेन टॉपिक है वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए और ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आप लोग क्या डालिएगा, आप लोग ये हेडिंग डाल दीजिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी आपके क्लास 12 सीबीएसई के बोर्ड में जो सिलेबस में है वो आपका ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के लिए डिफाइन किया गया है। तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर से ही एंड फर्स्ट डिग्री से ही पूछे जाएंगे। कोई भी आपका 2nd 3rd ऑर्डर का नहीं पूछा जाएगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसका आपका डिग्री नॉट डिफाइंड या फिर डिग्री 2, 3, 4 ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर आपके सिलेबस में टोटल आपका 3 मेथड गिवन है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड क्या होता है, देखिए आप लोग प्लीज कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जितना नोट डाउन कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। तो पहला मेथड जो आपका होता है वो आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, और जो आपका दूसरा होता है वो आपका होता है होमोजेनियस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, टोटल आपका 3 मेथड होता है, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो पहला होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा क्या होता है बताइए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये आपका टोटल 3 मेथड है, और यही 3 मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आज का वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला वो हमारा ओनली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का होने वाला है। बाकी होमोजेनियस का मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, और जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको अगले वाले पार्ट मतलब अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। तो प्लीज थोड़ा आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत सारा आपको करवाता हूं, इसलिए एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला वो क्या होने वाला है बताइए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बिल्कुल भी मेथड हार्ड नहीं है। तीनों में जो सबसे इजी होता है वो आपका यही वाला मेथड सबसे ज्यादा इजी होता है। अब देखिए, इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आपके एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपका कैसे भी गिवन रहे, आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा कि आपको dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कोमा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर आपका dy/dx रहना चाहिए, और राइट साइड में आपका x और y का टर्म रहना चाहिए। कभी कभार क्या होगा कि डायरेक्ट आपको यही फॉर्म में दे देगा, कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे करके देता है, तो आपको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर होगा। ये हमारा पहला स्टेप है। अभी आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट डाउन करते जाइए। दूसरा स्टेप क्या होगा, देखिए यहां पर आपका देखिए एक x का टर्म रहेगा और एक आपका y का टर्म रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि y के नीचे, देखिए मैं बताता हूं, y के नीचे आपको y वाला टर्म आपको यहां पर ले लेना होगा। सपोज y वाला टर्म मैंने यहां पर h डिनोट कर दे रहा हूं, और जो आपका x वाला टर्म है उसको आपको क्या करना होगा कि राइट साइड में ले जाइएगा, और जो भी आपका x का टर्म रहेगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सपोज कि जो हमारा x का टर्म है अगर मैं उसको k से डिनोट करता हूं, तो आपका x वाले टर्म को आप लोग राइट साइड में ले जाएगा। देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं आपको बोलूंगा कि एग्जाम्पल का वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना बताइए, उसके बाद आपका जो 3rd स्टेप होगा उसको आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए, मैंने आपको बता दिया, ये आपका 3 सिंपल सा स्टेप होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको तीनों स्टेप एकदम बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, एकदम सिंपल
सिंपल लगेगा, ठीक है। तो तीन स्टेप क्या होता है बताइए। पहले आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि y के साथ y का टर्म और आपका x के साथ x का टर्म आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि dy और dx को आपको इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आपको ये तीन स्टेप समझ में आ गया? क्या अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका बोला गया है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या बोला गया है, जनरल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कोई ना कोई एक आर्बिटरी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना टोटल आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स से मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इसको सॉल्व करने के बाद 1 आने वाला, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, वैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आपके सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी में जितना भी आपका जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा उसका आर्बिटरी कांस्टेंट 1 ही आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था कि जो आपका पहला स्टेप होता है उसमें क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और y के टर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो क्या हो गया, हमारा पहला स्टेप डन हो गया। यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि y के dy के साथ आप लोग y वाले टर्म को लिख लीजिए और dx के साथ आप लोग x वाले टर्म को लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर dy, तो यहाँ पर हम लोग dy को एज इट इज रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए जो हमारा y का टर्म है, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या y का टर्म है, तो उसको आप लोग y के साथ ले आइए। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या कीजिए, जो आपका x वाला टर्म है उसको आप लोग राइट साइड में लेके आ जाइए। और यहाँ पर ऑलरेडी आपका x का टर्म क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, लिखा हुआ था। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि y वाले टर्म को y के साथ ले आया, dy के साथ ले आया, और x वाले टर्म को हमने dx के साथ ले आया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमारा सेकंड स्टेप भी हमारा डन हो गया है। अब क्या कीजिए, जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा होता है सिंपली यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ये हमारा कौन सा स्टेप होता है बताइए, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। तो क्या आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। बताइए dy बाई आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। ये हमारा होता है tan इनवर्स y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसका आपको इंटीग्रेशन पता है? अगर पता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। क्या कीजिए बताइए, दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। तो x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाता है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे तो आपको पता होगा ये आपका कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट है या फिर डिफिनिट बताइए। तो ये आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो आपका फ्रेंड को याद कर लीजिए जो होता है प्लस सी। तो आप लोग क्या कीजिए, प्लस सी आप लोग लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कोई एक ही साइड आपको प्लस सी लिखना है, चाहे आप लेफ्ट साइड लिखिए या फिर राइट साइड लिखिए, बात आपका एक ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डाउट है कोई बच्चे को सर आप दोनों साइड क्यों नहीं लिखे, तो मैं बताता हूँ। देखिए इसका अगर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि tan इनवर्स y प्लस में अगर इसको c1 मान लो और इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और इसको अगर मैं c2 मान लूं तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, दो आर्बिटरी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं हुआ, ये दोनों को आप लोग एक ही में मिला लीजिए। मतलब कैसे हो गया, देखिए इसको अगर मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये हमारा tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस आपका c2 माइनस c1 हो गया। अब क्या कीजिए, इसकी जगह आप लोग कोई एक आर्बिटरी कांस्टेंट को डिफाइन कर दीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कैपिटल सी से डिनोट करूं तो ये हमारा यहाँ पर कैपिटल सी आर्बिटरी कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो जो मैंने आपको बताया कि आपका ऑर्डर 1 है तो ऑब्वियस है कि आपका आर्बिटरी कांस्टेंट भी 1 ही होगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्लस सी लिख दिया। अब देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे अगर आपको एलसीएम लेने का मन है तो ले सकते, नहीं लेना तो यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन
क्वेश्चन में कुछ हार्ड था क्या, कुछ भी डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन में? बताइए, कितना ज्यादा सिंपल और हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस क्वेश्चन को पका के खा जाना है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पर भी यही बोला गया है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान रखिएगा, आपको ये खुद से ट्राई करने का कोशिश करना। क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए। 1 2 3, आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, बिल्कुल हार्ड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि dy बाई डी एक्स के टर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स के टर्म में यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स के टर्म में ये क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग राइट साइड लेके जाइए। तो y log y dx इज इक्वल टू आपका x dy आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, यहाँ से dy और यहाँ पर dx को डिवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, y log y और आपका डिवाइड में x आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप को कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या बोलता है कि dy के साथ y वाला टर्म को लिख दीजिए और dx के साथ x वाले टर्म को लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि dy के नीचे में y वाले टर्म को ले आता हूं, तो y log y हो गया। फिर यहाँ पर क्या करूंगा, dx को अगर मेरे राइट साइड लेके जाऊं तो ये हमारा dx बाई x हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है बताइए, कि ये दोनों को आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या यहाँ तक मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? पहला स्टेप क्या था, प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या था कि पहले हम लोग dy बाई dx टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर dy के साथ y वाला टर्म और dx के साथ x वाला टर्म, फिर क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल होगा। अब देखिए, dy बाई y log y का इंटीग्रेशन क्या होता, तो ये हमारा आ जाएगा log ऑफ y आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया मैं बताता हूं। देखिए, आप लोग क्या कीजिए, सिंपली आप लोग log y को t मान लीजिएगा। तो अगर आप लोग log y को t मानते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई dy इज इक्वल टू dt आ जाएगा। यहाँ पर पुट कीजिए तो आपका dt बाई आपका क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, जो हमारा log t आता है। ठीक है, तो t की जगह आप लोग वापस ये पुट कीजिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और प्लस c आपका दोस्त होता है। अब देखिए, अगर आप लोग आंसर यहाँ पर छोड़ना चाहे तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जितना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है और टीचर को भी अच्छा लगता है। तो अब मैं क्या करूँ, देखिए जो हमारा c कांस्टेंट है, अब मैं इसके साथ गेम खेलूंगा। देखिए यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए ये हमारा log ऑफ log y हो गया, ये log x हो गया। अब मैं c की जगह log c लिख दूंगा। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए c हमारा कांस्टेंट है, तो मैंने बोला कि हम लोग इसको कैसे भी खेल सकते हैं, तो हमने क्या किया, c के साथ log लगा दिया। अब देखिए इससे हमारा फायदा क्या होगा, इसको तो अभी आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए log x प्लस log y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log x इंटू वाई हो जाएगा, मतलब कि x इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए ये लोग हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा क्या बच गया बताइए, log y इज इक्वल टू हमारा सी एक्स बच गया। अब देखिए आप चाहे तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी ने इससे एक स्टेप और ज्यादा क्या किया है, log को उन्होंने राइट साइड में लेके चले गए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर सी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, बट एनसीईआरटी ने यहाँ तक किया था इसलिए मैंने यहाँ तक आपको कर दिया है। देखिए क्या होगा, अगर इसके बाद अगर आप लोग वापस से log लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा बताइए, log y आ जाएगा, ये हमारा log क्या आ जाएगा, e टू द पावर सी एक्स आ जाएगा। आपको पता होगा ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है और log e का वैल्यू 1 ही होता है, तो वापस से हमारा यही वाला टर्म आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर छोड़िए, वहां पर छोड़िए, मार्क्स तो आपको पूरा मिलना ही मिलना है। तो क्या मेरे सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या अब हम लोग आगे बढ़, देखिए वीडियो वैसे थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं ये वीडियो को फिलहाल ये छोटा ही रखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं यही वाले टॉपिक्स रिलेटेड जो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होने वाला है, यही वाले हम लोग टॉपिक्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया, अभी तो हमने ओनली जनरल सॉल्यूशन का बात किया है। अब देखिए अगर आपका जनरल की जगह अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, तो उस केस में आपका एक कंडीशन गिवन रहेगा। ठीक है, और कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका सी कांस्टेंट आ रहा है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, हम लोग सिलेबस को थोड़ा स्पीड अप भी करने वाले हैं,
तो प्लीज उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।